वहां पे लिखा रहेगा, जैसे तुम यहाँ देखते हो क्वेश्चन के बाद लिखा रहता है, ब्रैकेट में लिखा रहता है करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू, कई बार पीडीएफ जो बाहर अपलोड किया वेबसाइट उसमें नहीं रहता है, ओरिजिनल एग्जाम में रहेगा कि वहां लिखा रहता है बगल में करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस या करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो जितने डेसिमल प्लेस है उतने डेसिमल प्लेस लिखना है, डेसिमल के बाद उतने डिजिट लिखना है। अगर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस है तो अगर 1/3 आंसर है तो तुमको लिखो 0.33 लिखो, अगर 3 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो 333 लिखो, 1 डेसिमल प्लेस बोला है 0.3 लिखो। तो उतने बाद एक ही वही डिजिट लिखो बस, है ना, उतने डिजिट जितना बोला गया है। से इंटीजर आएगा तो क्या 1.0 तो ऐसे उसमें लिखे? लिखा होगा इन इंटीजर, जब इंटीजर वाले क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखा था आंसर इन इंटीजर लिखा होगा, वहां डेसिमल प्लेस नहीं लिखा होगा। आंसर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन खत्म होता है ना ब्रैकेट में लिखा होगा इन इंटीजर, डैश लिखा रहता है ब्रैकेट में इन इंटीजर। तो जहां डेसिमल आएगा वहीं लिखा रहेगा कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेस। और जहां इंटीजर आंसर आएगा उसमें लिखा रहता है इन इंटीजर, तो वो भी तुम्हें बता देता है कि इंटीजर आंसर आएगा। ठीक है, अगर इंटीजर आ रहा है तो कोई डेसिमल प्लेस लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट इंटीजर लिखना है। अच्छा, जो पूछ रहे थे ना यहाँ पे, आई थिंक मैं भी सर्च किया था सिलेबस, सीयूटी 2025 का सिलेबस ना, तो इधर 23 का आ रहा है। चेक करो एलिजिबिलिटी, चेक करो ब्राउजर में जाके ना, एडमिशन ब्राउजर जो होगा उसमें देखना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर जो सॉल्विंग करने के लिए नॉर्मल की वैल्यूज, का स्क्वायर की वैल्यूज, वो टी की वैल्यूज दी रहे थे ना हाँ, जैम के पेपर में दिया रहेगा, हमारे टेस्ट में सारे। हमने वो सब गलती किया कि उसमें कई बार नहीं दिया था, लेकिन एग्जाम में या तो क्वेश्चन के साइड में ही लिखा होगा यूज 5 1.23 लाइक दिस, इस तरह से दिया होगा काई स्क्वायर, है ना, तो वो आपको दिया होगा पक्का। एग्जाम में ऐसी गलती है, जैसे काई स्क्वायर जरूरत है तो मान लो काई स्क्वायर 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 0.025 ये सब दिया होगा। 5 मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 1 चाहिए या 1.96 चाहिए, इस तरह दिया होगा जो भी चाहिए आपको, तो वो वहां पे दिया होगा वहीं पे, या फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन पेज सबसे पहले आता है, उसमें कभी भी जा सकते हो वहाँ पे इंट्रोडक्शन पेज पे, तो उसमें इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है, उसको यूज़ करना है। नहीं तो क्वेश्चन के साइड में ही लिखा रहता है कई बार यूज़ दिस वैल्यू, बट ये दिया होगा वहाँ पे, आपको कोई टेबल ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन चाहिए ना, जो एडमिट कार्ड ढंग से पढ़ो, एडमिट कार्ड पर जो नीचे लिखा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से पढ़ो, जो बोला लेके आने को वही लेके जाओ, बाकी चीज़ लेके मत जाओ, है ना, ये है। तो वो मूव कर सकते हैं क्या, जैसे एग्जाम देते टाइम भी इंस्ट्रक्शन पेज में जा सकते हैं? हाँ हाँ, कभी भी जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, वो तो क्लिक करने का है, साइड में जो ऑप्शन रहता है तो उस पर रहेगा। एक जैम पोर्टल पे मॉक टेस्ट का होगा, तुम जैम वाले को ओरिजिनल जो इनका एग्जाम का है ना, तो वो दे रखा होता है ना, एक बार अटेम्प्ट कर लो ना, यहाँ दिख जाएगा। ये जो जैम जो है इनका अपना एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन है, देखो, तो इस पे जाके एक बार देख लो कि कैसा एग्जाम होगा, तो इनका क्या पोर्ट इंटरफेस रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन तुम देखो इनका अपना है ना, यहाँ मॉक टेस्ट का कहीं ऑप्शन होगा, देखो कहाँ पे है एग्जामिनेशन में, ये हाँ सर, IIT रूरकी ये का है। नहीं, ये रहा, ये ना मॉक टेस्ट, ठीक है। जैम 2025 की वेबसाइट पे जाना है, एग्जामिनेशन में क्लिक करना है, मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। कहाँ गया भाई, तो इफ़ यू विश टू करेक्ट, क्या बोला इसमें, कहाँ गया, मॉक टेस्ट आया नहीं, तो आ नहीं रहा क्या इस पे, देखो उसमें आएगा एक ऑप्शन, ये लोग देते हैं डेमो, है ना, डेमो वेबसाइट पे होगा, तो आई थिंक लैपटॉप से देखना पड़ेगा, ये तो उसके लिए था। डेट्स हो गया, एंड यहाँ पे शायद चल नहीं रहा मेरे में, एक बार देखना वहाँ मॉक टेस्ट का ऑप्शन है, एक बार देख लो वेबसाइट पे जाकर, ठीक है ना, जैम 2025 वाले जाके तुम लोग चेक करो एक बारी, कुछ आ रहा है कि नहीं IIT है। रूरकी का है सर दिया हुआ। रुड़की हाँ, का, रूरकी की वेबसाइट पे। पुराने वाले में, पिछले वाले की बात कर रहे हो तुम, ठीक है, हाँ सर। तो ये तो हाँ सर। ठीक है, तो जैम 2024 की तुम बात कर रहे हो, तो ये मद्रास वाला आ गया, तो एनीवे देखते हैं इसमें है। अच्छा, ये तो जस्ट ये तो वेबसाइट लग रहा है एक्सपायर हो गया, और रुड़की वाले तुम बोल रहे थे ना, तो रुड़की क्या कराया, जैम 2024 कराया, 23 कराया था?
आई थिंक 23 का क्या कराया था 23 से कराया था ना, यहाँ पे भी होना चाहिए। पता नहीं, मतलब एक बार पोर्टल पे अटेम्प्ट करके देख लेना इसमें कहाँ है, देखना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं है, इसमें जो रहता है मॉक टेस्ट का ऑप्शन वो रहता है ना, वो तुम वेबसाइट पे होगा, यहाँ से तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये तो है ना, बाकी क्लोजिंग रैंक ये सब, परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये सब चल रहा है, इसमें तो नहीं होगा है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए पता नहीं उसमें क्यों नहीं चल रहा। जैम 2023 का था वो, तो जैम 2023 वेबसाइट, इसमें जो है रुड़की वाला 22 का कराया था शायद, देखो 22 वाला है। तो मॉक टेस्ट लिंक, अच्छा देखो जैसे मान लो ये अभी मैं जस्ट एक डेमो देख रहा हूँ, तो ये आया, तो जैसे वहाँ जाओगे तो तुम जब जाओगे तो सिस्टम, तुम्हारे सिस्टम पे तुम्हारा जो सीट होगा उस पर यही ओपन रहेगा उस समय, और तुम्हारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर खुद ही दिख रहा होगा, तुम्हें नहीं डालना है। यहाँ पासवर्ड जो होगा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ होगा, मतलब वो खुद बताएंगे, मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम दिया तो मुझे याद है। मतलब वो खुद बताएंगे, अनाउंस करते हैं वहाँ जो इनविजिलेटर होते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारा पासवर्ड जो है DDMMYYYY है ना, जो भी है, डेट मंथ और ईयर 4 डिजिट में, तो वो फॉर्मेट रहता है, वो एंटर करोगे वहाँ पे। एंटर ये ऑलरेडी आ रहा होगा, तुम्हें नहीं डालना, ये तुम्हारे फोटो तुम्हारा वहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ तुम्हारा फोटो खुद ही आता रहेगा, और इस तरह तुम्हारा जो भी सिस्टम नेम होगा वो आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा रहेगा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर, तुम्हें पासवर्ड डालना होता है, फिर साइन इन करोगे तो ऐसा खुलेगा। ठीक है, जैसे ये बता रहा है, ये बिल्कुल एग्ज़ाम का उनका इंटरफेस है, तो यही एग्ज़ाम में ऐसे ही चलेगा और ऐसा दिखेगा तुम्हें। फिर इसमें जाके सो नेक्स्ट एंड फिर देखो ये फर्स्ट पेज है, इन्होंने अपलोड किया ऐसे, तो ये इन्फॉर्मेशन वाला पेज, जैसे यहाँ पे जो भी चाहिए, हालांकि इसमें कुछ खास वैल्यू है नहीं इसमें, तो जो भी है वो तुम्हें अगर जरूरत तो यहाँ पे या एग्ज़ाम में दे रखा होगा। अब यहाँ पे ये ओरिजिनल एग्ज़ाम पोर्टल है, ठीक है ना, तो यही होगा। अब ऐसे ही तुम्हारा बिल्कुल इंटरफेस होगा एग्ज़ाम में। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, जैसे देखो इसको हटा देते हैं ना, ये हो गया। अब ये इस तरह से आएगा, सेक्शन ए है ना। अब यहाँ पे तुम बाकी ये क्वेश्चन, ये पिछले साल का क्वेश्चन होगा, ये जैम 2021 वाला क्वेश्चन होगा, एक साल PYQ अपलोड करते हैं ये लोग। अब ये तुम अटेम्प्ट करते जाओ है ना, 1 2 3 जो भी है, 3 4 5, मतलब अटेम्प्ट करते रहोगे, 7x 7x, जैसे तुक्का मैं अभी लगा दूँ कुछ वैसा, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल है ना 2 लगा दिया, फिर यहाँ होगा 7 नेक्स्ट, फिर ऐसे ही है ना, कुछ भी ऑप्शन ऐसे जो भी आपका आंसर आ रहा होगा, इस तरह का 7x करते जाओ। तो यहाँ देखो जो हम आंसर कर रहे हैं ग्रीन आ रहा है, जैसे मॉक टेस्ट में आता है हमारा, और वैसे ही है। फिर ऐसे अटेम्प्ट करते जाओ, तो सेक्शन ए खत्म होगा। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, देखो यहाँ पे देखो जैसे दिख रहा होता है कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग 2/3 है ना। और वैसे जो पिछला था, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है 9 10 पे आ जाओ, तो ये 1 मार्क्स का 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, पहला 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। फिर आपका ऐसे ये रहेगा। अब ऐसे अटेम्प्ट करते जाओ है ना, तो अटेम्प्ट करते जाओ, और बाकी जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको अटेम्प्ट करके उसको उस तरह अटेम्प्ट करते जाओ, और कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो कभी भी है ना, ये है। और वैसा रहेगा, यहाँ कैलकुलेटर है, तो ये तुम कैलकुलेटर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट है ना, जैसे तुम्हें log 3 निकालना है। यहाँ दिक्कत क्या है, जैसे 3 पहले लिखेंगे और फिर आई थिंक ln यूज़ करना, log नहीं, ये log यूज़ करोगे तो बेस 10 वाला आ जाएगा, ln यूज़ करना होगा। तो देखो, तो log 3 निकालने के लिए पहले log नहीं क्लिक करना, पहले 3 क्लिक करना है, फिर log क्लिक करना है। तो ये सब तुम प्रैक्टिस पहले से करोगे तुम्हें पता होगा, वरना क्या करेंगे जनरली बच्चा क्या करेगा, पहले log है ना, जैसे यहाँ लिखोगे तुम log, तो इन्फिनिटी आ गया, समझ आएगा चाहिए कैसे हो रहा है। log 3 चाहिए ना, तो समझना पड़ेगा तुम्हें कि यहाँ पे क्या सिस्टम है। अगर log 3 चाहिए तो उस तरह से क्लिक करना है, मान लो जैसे ई है ना, कुछ भी ले लो ऐसा, ई है, और अगर मैं ln ले रहा हूँ तो 1 आ गया है ना, तो क्योंकि ln बेस ई वाला है। अगर मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ और फिर log ले रहा हूँ तो 1 आ गया, क्योंकि ये log जो है बेस 10 वाला है। तो ये समझना है, कई बार बच्चे का आंसर log 3 आता है, तो वो यहाँ log और 3 क्लिक कर देता है, तो आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो log आ रहा है वो ln है। हम लोग जब तक कुछ बोला नहीं गया हम लोग ln यूज़ करते हैं, ln कोई log लिखते हैं, तो बेस ई होता है, कहने का मतलब बेस ई वाला log है वो ln है, बेस 10 वाला log है। तो वो तुम्हें समझना है, तो प्रैक्टिस पहले से करोगे तो हैबिट रहेगा कि क्या करना है। तो ये आपका प्रैक्टिस कर लो, इसको इस तरह से अटेम्प्ट करते जो कहीं भी स्विच कर सकते हो। ये जैसे सेक्शन सी यहाँ पे है, तो वो सेक्शन सी पे आ गए, फिर यहाँ पे है ना जो भी। अब यहाँ पे तुम्हें वहाँ क्या करना होगा, तुम्हें माउस यूज़ नहीं करना, आई थिंक सॉरी माउस कर रहा हूँ, कीबोर्ड यूज़ नहीं करना होता है, माउस से ही काम करना होता है। यहाँ तुम्हारे बस वर्चुअल वो की वाला आंसर तुम्हारा जो भी आया, तो यहाँ से तुम एंटर कर सकते हो, ठीक है। 7 नेक्स्ट।
तो मतलब माउस से ही ये नंबर क्लिक करना है, जो भी तुम्हारा आंसर है वो तुम्हें क्लिक करना है माउस से ही, मतलब वहाँ कीबोर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीबोर्ड वो इनएक्टिव रहता है उनका, वो यूज करना नहीं होता है, तो माउस से ही सारा काम तुम्हें करना है। और वहाँ लिखने के लिए पैड मिलता है, पैड अनलिमिटेड रहता है, एक पैड में मुझे लगता है कम से कम 20-25 पेज होते होंगे, A4 का हाफ रहता है वो, A4 का हाफ, हाँ A4 का हाफ रहता है ना, मतलब जैसे पैड तुम्हें मिलता है ना राइटिंग पैड, वैसे ये A4 का हाफ रहता है, फिर एक भर गया तुम उसको वापस दे दो, दूसरा वो देंगे तुम्हें, तो वैसा है, अनलिमिटेड रहता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन, तुम जितना चाहो उतना रफ कर सकते हो, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जितना भी ले सकते हो रफ पेपर के लिए, रफ पेज के लिए। ये इस तरह सॉल्व है ना, तो यही है। फिर बाद में तुम्हारा हो गया, मान लो हमने कोई एग्जाम अटेम्प्ट कर लिए, तो अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद बहुत सारे मार्क्स पर रिव्यू और ये सब का भी ऑप्शन है, वो मैंने किया नहीं, ऐसे तुम देख सकते हो। तो जैसे ये बता रहा मीनिंग क्या है, इस तरह आंसर्ड, नॉट विजिटेड, मार्क्स फॉर रिव्यू, मैंने मार्क्स फॉर रिव्यू नहीं किया है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है ना मार्क फॉर रिव्यू, मान लो इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो इसका कलर इस तरह का आ गया, मतलब तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा जो लगता है तुम्हें हो जाएगा लेकिन हम बाद में करेंगे, तो वैसा मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, तो उस तरह की चीज़ें हैं एंड ऑल दैट। जैसे एंड में मान लो सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो इस तरह से जैसे इन लोग किसका किन से एग्जाम कराते हैं, DGALM.com, आई थिंक ये TCS का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का कंपनी है, तो उससे एग्जाम करवा, जैसे हम लोग कंडक्ट एग्जाम से करवाते हैं, वो कंपनी कंडक्ट एग्जाम जिसका करवाते हैं, ये इनसे करवाती है ना, उस तरह से है, तो मतलब उस तरह वेबसाइट बनाया वो TCS का है शायद ये, तो उनसे करवाते हैं ये। सो इस तरह से है। वापस आ गए ए में, तो अब उन्हें सबमिट करना है, तो एंड में मैं सबमिट कर दूंगा। यहाँ टाइम चल रहा है, तुम्हें पता ही है तो टाइम कितना बचा हुआ है, और यहाँ क्या होगा, तुम क्वेश्चन अगर मतलब टाइम खत्म हो गया तुम वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, जैसे टेस्ट में भी होता है हमारा, वैसे ही है। बाकी यहाँ इंस्ट्रक्शन, तुम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, यहाँ क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शन में पहुँच जाओगे। यहाँ तो वो नहीं है, जैसे ये आगे ना जो तुम कह रहे थे इंस्ट्रक्शन पे एक साथ में जा सकते हैं क्या, तो ये रहा ऑप्शन, है ना, तो यहाँ व्यू इंस्ट्रक्शन पे जाओगे तो ये तुम्हारे इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन जो भी था वो ही आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें पूरा पेपर एक साथ देखना है तो ये भी यहाँ ऑप्शन रहेगा, यहाँ क्वेश्चन पेपर पर क्लिक किया, पूरा पेपर एक साथ तुम देख सकते हो PDF फॉर्म में, तो इस तरह से आ जाएगा एक साथ तुम्हें सारे पेपर, मतलब आई थिंक उस तरह दिखेगा, है ना, ये है, ठीक है। तो इस तरह तुम्हें पूरा पेपर तुम देख सकते हो एक साथ यहाँ क्लिक करके क्वेश्चन पेपर पे। तो ये सब है, इसको एक्सप्लोर करो थोड़ा सा ना, एक्सप्लोर करोगे तुम्हें आइडिया पहले से रहेगा, तो एग्जाम में ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ क्या है, क्योंकि पहले से आइडिया है ना, एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे डिफिकल्टी कम होंगी, ये है, ठीक है। मॉक टेस्ट का यही फायदा होता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है ना, ये पोर्टल रहेगा, एक्चुअल यही आपका एग्जाम पोर्टल होगा जो दिख रहा है, एक्चुअली सेम ही रहेगा ऐसे, जैसे यहाँ जैम 2022 लिखा है, वहाँ जैम 2025 लिखा होगा आपके ऊपर, ये है। ठीक है जी, सो वैसा ही है। फिर कितना पहले पहुंचना है, ऐसा कुछ है क्या? उसमें लिखा होगा, देखो एग्जाम लिखा होगा एग्जाम सेंटर पे, आई थिंक तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा, जैम MS का एग्जाम है 2:30 to 5:30, है ना, हाँ, लेकिन वहाँ तुम्हें एंट्री कितने बजे, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा क्लोज हो जाती है शायद कितने, 1:30 बजे, देखो उसमें लिखा सर होगा। वो लिखा है कि 40 मिनट पहले बैठना अलाउ करेंगे, अच्छा एंट्री बैठना का अलाउ कुछ। करेंगे, हाँ, तो सेंटर पे तुम देखो कई बार जाम लग जाता है, या मतलब तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, सो बेटर है एग्जाम सेंटर पे आराम से 1-2 घंटे पहले पहुंचो, एटलीस्ट 1 घंटे पहले तो पहुंच ही जाओ, क्योंकि कई बार डिले हो जाता है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि डिले हो जाता है, मतलब वो एग्जाम सेंटर आधे घंटे बाद पहुंचते हैं तो नुकसान हो जाता है, थोड़े सेफ, इसलिए एक दिन पहले से एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दो, एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लो, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करो, प्रॉपर रेस्ट लो, घर पे निकलो इस तरीके से कि एग्जाम सेंटर पे 1-2 घंटे पहले पहुंच जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रेस्ट करो आराम से, एग्जाम का दिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जो तुमने पूरे पढ़ लिए इतना बिलीव करो कि जितना पढ़े हो वो इनफ है, उससे अच्छा रैंक आ जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, बस और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्शन लाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है, जितनी तुमने तैयारी किया उतना काफ़ी है अच्छे रैंक लाने के लिए, बस इसी बिलीव के साथ एग्जाम दो और हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबको सब कुछ नहीं आता, ज़रूरत भी नहीं है सबको सब कुछ जानने की, ये है, जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उतना आता है आपको। ठीक है, तो और कुछ? सर जब आपने पहला एग्जाम आपका दिया था IIT जैम का, तो कुछ एक्सपीरियंस? पहला एग्जाम दिया, देखो मैं पहले मैथ्स बैकग्राउंड का था, तो मैं पहले मैथ का एग्जाम दिया था 2000 कब 16 में, हाँ जैम का, मेरा 16 से 18 MSc IIT दिल्ली से है, फिर 19 में दोबारा जैम का एग्ज़ाम दिया मैंने स्टैट्स के लिए, तब
मैं स्टैट्स में मतलब हालांकि एग्जाम में दोनों बार दोनों का दिया था, मैथ और स्टैट्स का। मैं दो दो पेपर हर बार भरता था कि जैम एमएमएस दोनों दिया, वहाँ भी तब भी एमएमएस दिया था, 16 में भी 19 में भी। इस तरह से तो एक्सपीरियंस में क्या है कि जैसे एग्ज़ाम जब दे रहे होते हैं, मतलब उसमें जैसे उस समय देखो हम तो ये देखते हैं पिछले साल क्या परफॉर्मेंस रहा बच्चों का। तो जब पहली बार मैंने दिया था 2016 में, तो मेरे आए थे 55 नंबर उस समय जैम मैथ में, और मेरा उस समय रैंक था 183 जैम मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो उस पर मुझे आईआईटी दिल्ली मिला था, ये है। तो क्योंकि जैम मैथ्स में हर आईआईटी में एमएससी मैथमेटिक्स है, तो उसमें मिल जाता है। स्टैट्स में तो आपको पता है कि बहुत दो ही आईआईटी मेन है, बॉम्बे और कानपुर, जहाँ एमएससी स्टैट्स है। तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। मेनली ये 3 इंस्टीट्यूट है, बाकी वेबसाइट पे है डिटेल, आप देख सकते हो। और जैसे आईआईटी पलक्कर भी लेता है जैम एमएससी मैथ्स में एडमिशन लेता है जैम एमएस से। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च है, वो भी जैम एमए और एमएस दोनों से होता है, 8 सीटें एमएस है, और है ना। तो 3 कोर्स मान लो, एमएससी स्टैट्स आईआईटी बॉम्बे, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे, एमएससी स्टैटिस्टिक्स कानपुर, और चौथा एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आईआईटी तिरुपति। तो ये मेन यही आपका 4 कोर्सेस हैं जो ज़्यादा फिजिबल, नहीं तो एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस है, नहीं तो फिर सीयूईटी से बेटर है डीयू बीएचयू या बाकी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, है ना, ये है। तो उस तरह से है। बाकी एक्सपीरियंस वही है कि उस समय आया सा हुआ था, तो बस ये बिलीव देखो होता है कि खुद पे भरोसा रखो कि हाँ इतना तैयारी हो गई है कि अच्छा रैंक आ जाएगा। अगर पीवाईक्यू जैसे अच्छे सॉल्व करते थे, और मैं जब मॉक टेस्ट देता था उस समय पीवाईक्यू सॉल्व करता तब भी मेरे इतने ही नंबर बनते थे, 50 60 65 बनता था। तो एग्जाम में भी लगा यही +- 10 होगा, वैसा रहता है। और पेपर पर भी डिपेंड करता है ना, पेपर आसान आ गया तो मार्क्स उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। जैसे मैं बता 2015 में 55 पे शायद फर्स्ट रैंक था जैम मैथमेटिक्स में, और मेरे 56 मार्क्स आए थे अराउंड 2016 में। तो मुझे लगा था मैं टॉप 10 में आऊँगा, लेकिन रैंक क्या आया 183 183। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 16 में पेपर बहुत आसान आ गया जैम मैथ्स का, अब 15 का पेपर शायद डिफिकल्ट था। तो वैसा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उस तरह से, जैसे अभी इस बार भी हुआ है ना कि जैम जो एमएस में 2023 में 59 में फर्स्ट रैंक था, अब बहुत सारे बच्चों के 60 70 आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि टॉप कर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा अच्छा हुआ तो और कभी अच्छा हो सकता है, जो बच्चे और बेटर हैं। तो फिर 90 तक चला गया, तो जो 60 70 वाले वो 30 40 रैंक में 20 30 रैंक में चले गए, ये है 20 30 रैंक में चले गए। तो वैसा होता, तो उसके अकॉर्डिंग रैंक, क्योंकि एडमिशन तो रैंक पे ही होती है। बाकी वैसा कुछ नहीं है, इतना खुद पे भरोसा है कि एग्ज़ाम दो, जो होगा अच्छा होगा, यही बिलीव करके एग्ज़ाम देना है, और डरने से कुछ होगा नहीं, है ना। तो अभी जितनी तैयारी हो गई है उसे भरोसा रखना है, एग्ज़ाम दो, आराम से सर जाओ, आसान क्वेश्चन करो पहले जी। सर बोल रहे हैं कि जो स्क्रिबल पैड देगा उसमें 60 क्वेश्चन फिट हो जाएगा ना? अरे स्क्रिबल पैड अनलिमिटेड मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें कोई एक स्क्रिबल पैड बहुत मोटा सा होता है, मुझे लगता है उसमें 25-30 पेज, मुझे याद तो नहीं है, मुझे 40-50 पेज होते होंगे, क्योंकि A4 का हाफ रहता है, वो जो A4 जो है उसका हाफ साइज का रहता है। तो उसमें तुम पूरा भर दो 10 मिनट में, उसको जमा करो, दूसरा मिलेगा, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, अनलिमिटेड मिलेगा वो, जितना तुम यूज कर लो। अच्छा हाँ, और उसका सर हम लोगों को बाहर से कुछ पेपर नहीं लेकर कुछ जाना लेके नहीं नहीं है जाना। ना? एडमिट कार्ड पे देखो लिखा होगा क्या, सिर्फ पेन लेके हाँ आना हाँ है, और आधार हाँ कार्ड, बिल्कुल वही। आधार कार्ड लेके जाना होगा, तो वो लेके जाओ हाँ बस। हाँ। बस यही दोनों। और बाहर से कुछ लेके नहीं जाना आपको। कई बार तो पेन भी वो लोग देते हैं, जो चीटिंग वोटिंग का डर होता है तो वो लोग पेन भी प्रोवाइड करते, पेन भी नहीं देते, अलाउ करते हैं, लेकिन जैसे आप में एग्जाम में लिखा है लेके आना, तो लेके जाना है अपना पेन, ये है। हम्म, तो एडमिट कार्ड पे जो लिखा है उसको फॉलो कीजिए। और बाकी अभी रिवीजन का टाइम है, रिवीजन करो, डरने उड़ने की कोई जरूरत नहीं, जितनी तैयारी है उसे भरोसा रखो, है ना। कुछ चीज़ें नहीं आती है तो टेंशन मत लो, समझो कि वो एग्जाम के लिए जरूरी ही नहीं है ना। सो अभी तुम्हें संभाओ अपने आप को कन्विंस करो कि तुम्हारी तैयारी अच्छी है, ठीक है। सर जी सर पोर्टल पे जो मॉक होता है उस पे कितना लाने से ठीक समझे? देखो, जिन बच्चों के अभी मार्क्स 50+ हैं वो बहुत अच्छे सिचुएशन में बता रहा हूँ। अगर मॉक टेस्ट में 50+ आ रहा तुम ठीक ठाक सिचुएशन में हो, ये है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ तो टेस्ट बहुत कम, शुरू के टेस्ट में तो कितने बच्चे दिए होंगे, तो मतलब बच्चे तो बहुत हैं, कहीं भी टेस्ट कम ही बच्चे, शुरू में क्या है बच्चा आता है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आप में से ही जो पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे होंगे, या जो अभी सिलेबस ही कर रहे हैं, उनको कुछ बाकी होगा बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, मॉक टेस्ट देते ही नहीं, फिर वो एग्जाम आ जाता है। या वो सोचते हैं कि जब तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी तब टेस्ट देंगे, फिर अच्छी कभी होती नहीं है तैयारी, मतलब बहुत अच्छी तैयारी कब हो जाएगी, वो तो एग्जाम के बाद भी नहीं होगी, ये चीज़ें हैं। तो वैसा होता है। तो बाकी ठीक है, 50-60 नंबर अगर आया है तो इट्स गुड स्कोर, ये है। एग्जाम में भी इतना आ जाएगा, चाहे पेपर कितना भी आसान हो, होता है पिछले साल भी पेपर कितना भी आसान हो, 50-60 नंबर है तो रैंक 50-60 के आसपास ही रहेगा, बहुत खराब होगा ना। ये है कि मतलब बहुत इस बार कितना इतना आसान, हिस्ट्री का सबसे आसान पेपर 2024 का था, जैम एमएस का सबसे इजीएस्ट पेपर 2024 का था, ये है तुम देखो,
वैसा है। या ऐसा समझ लो कि चूंकि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं उसकी वजह ये कि पहले पेपर बहुत डिफिकल्ट आते थे, 23 में 22 में बहुत डिफिकल्ट पेपर आया, तो बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर था, तो इस बार पेपर आसान आ गया तो बहुत अच्छे स्कोर बहुत ज़्यादा चला गया। ये है। तब भी मैं कह रहा हूँ कि जो 70 मार्क्स जिन बच्चों के थे, है ना, उनका तुम रैंक देखो कितने 20s में होंगे। 70 नीरज का था 22 मार्क्स से, हाँ नीरज, हमारा नीरज दादर है, नीरज दादर था ना, तो उसका एग्जैक्टली 70 मार्क्स था, तो उसके 22 रैंक थे, तो 93 पे फर्स्ट रैंक था। उसके बावजूद 70 मार्क्स पे नीरज का, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट ही था, 22 रैंक, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च आईटी बॉम्बे से कर रहा है, तो उसके 22 रैंक थे। तो ये है। ठीक है। 65 मार्क्स साहिल है, आई थिंक साहिल के, हाँ 35 रैंक था ना, 35 39, उसके 64 मार्क्स 65 मार्क्स थे। तथागत के 64 मार्क्स थे, तब 34 रैंक था। जैम 2024 का बता रहा हूँ। तो पेपर इतना आसान आया, इसके बावजूद 60 मार्क्स जो बच्चा ले आया 65, उसके रैंक 30s में है। ये है। वैसा है। तो अब बहुत डिफिकल्ट आएगा, तो मैं बताया 2023 में जिसके 30 मार्क्स थे उसका रैंक 90 के आसपास था, जिसके 45 मार्क्स थे उसका 15 रैंक था 2023 में। पेपर तब डिफिकल्ट था। तो वो मार्क्स और रैंक पैरेलल हमेशा थोड़ी होगा, क्योंकि वो तो पेपर के हिसाब से डिफर करेगा। रैंकिंग वही है, जो सबसे अच्छा मार्क्स लाएगा रैंक 1 आएगा, चाहे उसके 30 मार्क्स ही क्यों ना हो। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 30 मार्क्स ही है तो फर्स्ट रैंकर होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर रैंकिंग होगी। कट ऑफ फिर 4-5 नंबर जाएगा। अगर 30 मार्क्स में फर्स्ट रैंक आया एग्जाम्पल के लिए, तो कट ऑफ 3-4 नंबर होगा फिर उस केस में। वैसा होगा। जब 55 फर्स्ट रैंक था, कट ऑफ 20 नंबर था। अभी पिछले साल 90 पे फर्स्ट रैंक था, तब 25 शायद कट ऑफ था, 26 कट ऑफ था जनरल का। जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, बाकी उसके अकॉर्डिंग बाकी कैटेगरी का और कम होगा। तो इस तरह से है। कट ऑफ मीन्स क्वालिफाई कर गए, एडमिशन की गारंटी नहीं है, एडमिशन तो रैंक पे होती है, ठीक है ना, क्वालिफाइड माने जाएंगे। ओके जी। तो हाँ अंकित क्या पूछ रहे हैं सर, एग्जाम का लेवल मॉडरेट है और 40-50 क्वेश्चन करेक्टली किए तो रैंक अच्छी आ जाएगी। यस, अगर आप जैसे 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, इसका मतलब कम से कम सही हो गए 40-45 क्वेश्चन, तो कम से कम आपके मार्क्स कम से कम 50-60 तो आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होंगे, सारे तो 1 मार्क्स के है नहीं। तो 60+ मार्क्स का मतलब है ना, जैसे मैं बता ही रहा हूँ 60+ मार्क्स का 2024 में 60+ मार्क्स का मतलब है रैंक कितना 30s में 2024 में, और 2023 में 60+ मार्क्स कोई ला ही नहीं पाया। तो जो आप कह रहे हो वो सही है। अगर तो जैसे अब उन्हें टेस्ट अभी आपने दिया है, तो आप खुद स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपनी कि आप पे क्या सूट कर रहा है, कि एमसीक्यू में कितने अटेम्प्ट करना ठीक रहेगा। नेगेटिव ज़्यादा करने से लॉस है, नेगेटिव मार्किंग होगी एमसीक्यू में। एमएसक्यू और एनएटी ठीक है, स्ट्रैटेजी में तुमने देखा होगा, पहले तुम या तो एमसीक्यू से स्टार्ट करो, पहले पूरे 30 एमसीक्यू कर लो, फिर एनएटी करो, फिर एमएसक्यू करो, या पहले एनएटी करो फिर एमएसक्यू करो फिर एमसीक्यू करो। तो तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो टेस्ट के थ्रू, क्या बेटर सूट करता है आपको। या पहले कुछ लोग करते हैं पहले 2 मार्क्स के सारे करते हैं फिर 1 मार्क्स वाले करते हैं, कुछ सोचते हैं पहले 1 मार्क्स वाले सारे कर लेते हैं फिर 2 मार्क्स वाले करेंगे। तो आपकी इसमें जैम का पैटर्न फिक्स आपको पता है, ये पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, अगला 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, अगला 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, अगला 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, अगला 10 क्वेश्चन फिर 2 मार्क्स का होगा। यही है पैटर्न। तो इस तरह से है। तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्या आपके सूट करता है। और 60 के 60 करना जरूरी नहीं है, सही सही जो कर रहे हो वो करना जरूरी है, जो आपसे सही हो रहा है एक्यूरेटली हो रहा है सही जरूरी है। एमएसक्यू एनएटी में रिस्क लो, एंड में कुछ समझ नहीं आ रहा तुक्का लगा के आ जाओ, ठीक है। एमसीक्यू में तुक्का लगाओगे तो वो भारी पड़ सकता है, तो एमसीक्यू में बहुत ध्यान से करना होगा। एमएसक्यू में ये है कि हर ऑप्शन को एक्यूरेटली ट्रू या फॉल्स करना पड़ेगा, तो आप एमएसक्यू में मार्क्स ला पाओगे, नहीं तो एक थोड़ा आगे पीछे हो गया तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो एमएसक्यू सबसे मतलब टेडियस पार्ट है, उसमें मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है। एमसीक्यू और एनएटी में ठीक है, एमएसक्यू में केयरफुली करोगे तो हो जाएगा, लेकिन करके जरूर आओ। बट सबसे आसान पार्ट तो एमएसक्यू है, एक ही ऑप्शन कोई ना कोई सही होता है ना। ना 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 एमएसक्यू में तो एमसीक्यू एमसीक्यू अगर एक भी सही नहीं किया तो फिर सारा मार्क चला जा रहा है। हाँ मतलब एमएसक्यू में मोर देन 1 करेक्ट है ना, मल्टीपल सेलेक्ट, तो उसमें ऑल करेक्ट चूज करोगे तभी मार्क्स मिलेगा एमएसक्यू। एमसीक्यू में एग्जैक्टली 1 ही ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन कोई ट्रू होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा, तो वो टिक करो बाकी आगे बढ़ो। एमसीक्यू में है ना, पहला 30 क्वेश्चन एमसीक्यू है, अगला 10 क्वेश्चन एमएसक्यू, अगला 20 क्वेश्चन एनएटी है, इस तरह से है। सो तो एमएसक्यू में है तो ऑल करेक्ट चुनना होगा, अगर 4 में से 3 ऑप्शन करेक्ट है तीनों को चुनना होगा, चारों टिक कर दिए तो गलत हो गया, 2 टिक कर दिए तभी गलत हो गया, 3 सही है तो 3 ही चूज करना पड़ेगा आपको, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। और वो ठीक है, अगर जो बच्चा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो कर पाता है, ये है। तो 2-2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन भी है वहाँ पे, है ना।
हाँ ये सही है, स्ट्रेटजी सही है आपका, है ना। अच्छे 35 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, उसके बाद टाइम बचे तो बाकी 7-8 और अच्छे से कर लो। अगर कर सकते हो तो 100 मार्क्स से करके आओ, अगर कर सकते हो तो। नहीं तो पहले वो करो जो अच्छे से एक्यूरेटली सही आपको लगता है कि कर पाओगे, पहले वो करो, बाद में फिर उन क्वेश्चन पे आओ जो थोड़ा गेसिंग टाइप का, या मतलब एक्यूरेटली नहीं हो पा रहा वैसे। जो बिल्कुल नहीं हो रहा उसको छोड़ दो या तुक्का लगा के आओ, लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे, एमसीक्यू में नहीं, है ना। ये है। सर हाँ हाँ, सर ए बी और बी ए का आइगन वैल्यू सेम होता है क्या? ए बी और बी ए का आइगन वैल्यू आई थिंक सेम होगा। ए बी और बी ए, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ना, अगर हाँ स्क्वायर हाँ नहीं है तो स्क्वायर दोनों एन ऑर्डर का है। एन ऑर्डर का है। आई थिंक ट्रेस तो सेम होता है ना, ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए सेम होता है, लेकिन हाँ डायगोनल तो सेम रहेगा ना एलिमेंट्स। डायगोनल सेम रहेगा। सो है आइगन ना वैल्यू कि ऑफ ए बी एंड आइगन वैल्यू ऑफ बी ए, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको हम, अगर प्रूव करना चाहें तो प्रूव करके देखते हैं। कोई बताओ भाई क्या रिजल्ट है इसका। ट्रेस का तो आई थिंक सेम है, ट्रेस तो हमें पक्का होता है। आइगन वैल्यू को बताओ तुम लोग, बाकी लोग क्या लगता है। ये बुक में आई थिंक ये ट्रू है, ट्रू है। इसका प्रूफ देखता हूँ, एक मिनट। प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ नहीं चाहिए, ट्रू है तो याद कर लूंगा। हाँ मतलब स्टेटमेंट याद रख सकते हो, ये थ्योरम है, हाँ याद मिल गया। ए बी आर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, थ्योरम है एक। इफ ए एंड बी आर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस देन ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज, यस ये थ्योरम है, प्रूफ भी है यहाँ पे। तो मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, इसने प्रूफ कर रखा है, ठीक है ना। वो तो देख सकते हो तुम, ऑनलाइन सर्च कर लो मिल जाएगा, बुक में देख लो खोल के, लीनियर अलजेब्रा का मिल जाएगा, या ऐसे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर के नोट्स होते हैं वहाँ भी मिल जाएगा प्रूफ, बट ये ट्रू है हाँ। ए बी एंड बी ए का ट्रेस भी सेम होगा और आइगन वैल्यू भी सेम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी है तो, ठीक है ना। ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस एन क्रॉस एन, देन ए बी एंड बी ए है सेम आइगन वैल्यू, या फर्दर मोड सर ये भी और कहता है कि अगर आई माइनस ए बी इन्वर्टिबल है तो आई माइनस बी ए भी इन्वर्टिबल होगा, ये भी थ्योरम है फर्दर इसका नेक्स्ट पार्ट। ये हॉफमैन कुंज में रिजल्ट है, हॉफमैन कुंज बुक का नाम है, लिनियर अलजेब्रा बाय हॉफमैन एंड कुंज। ठीक है। ए आई माइनस ए बी इज इन्वर्टिबल, देन आई माइनस बी ए इज ऑल्सो इन्वर्टिबल फॉर एन क्रॉस एन ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। सही है। सर जी सर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का तो आइगन वैल्यू +-1 होता है ना। हाँ हाँ तो फिर अगर ऐसे कुछ मेंशन रहे कि वो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो नॉन डायगोनल है, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी हैं जो नॉन जीरो है, हाँ, तो उसका कुछ अलग प्रॉपर्टी कुछ होता है क्या कि ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट जीरो होगा या ऐसा कुछ? नहीं मुझे याद आ रहा है आइडेम्पोटेंट में कुछ ऐसा होता है कि ट्रेस इज इक्वल टू रैंक, ऐसा कुछ होता है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ऐसा कुछ होता है। ऑर्थोगोनल का ऐसा कुछ याद तो नहीं है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में है कि ट्रेस इज इक्वल टू रैंक ना, ये है ना। ऑर्थोगोनल में ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है कि ऑर्थोगोनल बस ये है कि +-1 आइगन वैल्यू होगी। बाकी उससे किसके रिगार्डिंग रिजल्ट, मतलब नॉन डायगोनल है तो। तो कुछ एक क्वेश्चन था कि एक नॉन डायगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हाँ हाँ, तो उसका ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो जीरो दे रखा था। ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट, हाँ अच्छा हाँ वो एक है वहाँ पे, लेकिन वो फिर प्रूव कर सकते हैं हम वो सब। ऐसा कुछ था वो जैम के पीवाईक्यू में ही था जो तुम बता रहे हो, याद आ रहा है मुझे भी। वैसा कुछ है, लेकिन वो थ्योरम चूंकि नहीं, वो क्वेश्चन बनाया गया है, बट वैसे रिजल्ट भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं सब कुछ तो तुम्हें लेकिन याद हो। ये इसमें कैसे स्पेसिफिकेशन हो रहा है, लाइक +-1 तक तो मेरे को भी आया, हाँ फिर नॉन डायगोनल की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा। उसमें आई थिंक ये होगा कि जो हमने प्रूव किया था कि मान लो कि जैसे डिटर्मिनेंट 1 है, पर्टिकुलर तुम्हें क्वेश्चन बताना पड़ेगा तो प्रूव हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ उसका जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये कोई रिजल्ट डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक में नहीं लिखा रहता है, मतलब मुझे तो याद नहीं है, तो वो हम प्रूव कर सकते हैं। वैसा तो वो 2x2 के लिए था ऐसा कुछ, मुझे लगता है वहाँ पे शायद 2x2 का था सर वो। 3 था, सर थ्री 3 था। 3x3 था, हाँ अच्छा। शायद। 3x3 में भी तो प्रूव हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रूव किया जा सकता है, स्टैंडर्ड ऐसा कोई रिजल्ट में डायरेक्ट याद नहीं है अभी, ये है।
बट ऐसा क्वेश्चन सर होगा, तुम कैसे होगा एग्जाम्पल थोड़ा, लेके, अच्छा मतलब ट्रू है ना, याद रख लेंगे कि हाँ ए भी हो जाता है। हाँ, जैसे तो होता क्या, जब कोई ऐसा रिजल्ट है जो नहीं अब एग्जाम में ऑप्शन में आ गया, तो एक एग्जाम्पल लो और कोशिश करो उसको डिस्कार्ड करने का, डिस्कार्ड हो जाता है ठीक है, और अगर नहीं डिस्कार्ड हो रहा है इसका मतलब ट्रू हो सकता है। अब हो सकता है उसको किसी और लॉजिक से तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ट्रू क्यों है। प्रूफ लिखना तो बहुत टाइम नहीं होगा एग्जाम में, प्रूफ लिख पाओगे आप, बट ये है कि जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल्स लिया और गलत नहीं हो रहा है, तो देन रफली यू कैन ट्राई समथिंग कि जस्टिफाई हो जाए, हाँ ऐसा है। ये है स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उससे ये होता है या तो डेफिनेशन को कोई बार क्वेश्चन बना देता है, ऑप्शन बना देता है, या थ्योरम कोई ऑप्शन बना देता है, तो उसके लिए याद होना चाहिए डेफिनेशन एंड थ्योरम, तो इजीली टिक कर पाओगे। ये है। बाकी ठीक है, जैम का मैं करूँ उस तरह के सारे क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं, जो भी अप्रोच यूज हो रहा है जैम में, जो थ्योरम और डेफिनेशन यूज हो रहा है वो याद है, जो सिलेबस में जो वर्ड्स यूज हैं उसके सारे डेफिनेशन याद कर दो, है ना, जो थ्योरम्स उससे रिलेटेड वो याद कर लो, बस यही है, दिमाग में होने चाहिए, हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो ना, पूरा पीवाईक्यू कर ही लिए हो, तो पीवाईक्यू पूरा कर लिए, मतलब तैयारी ठीक ठाक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो किया ही है मॉक टेस्ट के थ्रू या असाइनमेंट के थ्रू, बस यही है। बस ये एक दिमाग में डेफिनेशन थ्योरम्स होने चाहिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको अप्लाई ही तो करना है, वही सारी चीज़ें जो आपने पीवाईक्यू में की हैं वही अप्लाई एग्जाम में भी करना है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। यही है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा एग्जाम होगा, बस आप अच्छे है ना, अच्छा प्रिपरेशन करो, रिवीजन में फोकस करो, टेस्ट उस दे सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो क्वेश्चन ज़्यादा पेचीदा लगे अभी इग्नोर करो, है ना, ये समझो कि एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि एक क्वेश्चन है पूरा दिन नहीं लगाना आप, पहले था एक्सपेरिमेंट करते हुए, ठीक है। सर आप जो एक तो बाइवेरिएट नॉर्मल का बोले थे प्रोबेबिलिटी का, मेरे को मिला नहीं वो जो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। नेला नहीं, वो हालांकि वो नहीं नेट में है, नेट के वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैम में नहीं आया है, गेट और नेट में आ चुका है, गेट में नहीं, नेट में आ चुका है ये क्वेश्चन, मिला है तुम्हें, क्यों नहीं मिला, ये तो मिल जाता है, मैं तुम्हें भेज देता हूँ, एक मिनट, इसका जो था, सर आपका मॉक में मिला एक दो बार। हाँ वो क्वेश्चन था लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला होगा ना, हाँ सो इसका है प्रूफ, मैं प्रूफ भेजता हूँ, इसका ग्रुप में भी आया था, किसने भेजा था, तो प्रूफ नहीं चाहिए मेरे को, बस रिजल्ट भेज दीजिए हाँ हाँ वो मेरा। थ्योरम है, मैं थ्योरम भेज देता हूँ, तो ठीक है, मैं इसका भेज देता हूँ तुम्हें थ्योरम ना, ये देखता हूँ इसमें मिल जाएगा, ये थ्योरम है बुक का है, ठीक है। हाँ हाँ थैंक यू, हो सकता है क्योंकि रैंक 2 तो है ना। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सर बहुत बच्चे भी है ना, क्योंकि पहले कम होते थे सर, बच्चे बहुत है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब हमारे पास, मतलब अब तक जैसे मैं पढ़ाता रहा हूँ तो हर बार स्ट्रेंथ बढ़ता ही रहा है। जब मैंने शुरू किए थे 2019-20 में हमने शुरू किया था, तो उस समय विशाखा वाला बैच था जो IIT बॉम्बे में थी, विशाखा वो ये लोग थे, तो उस समय 8-10 बच्चे थे, फिर बड़े, फिर 30-40 हुआ, फिर 100 हुआ, 200 हुआ, फिर 2022 में 350 बच्चे थे जैम में, 2023 वाले में 500, पिछले साल 500, 450-500 बच्चे थे, इस साल 600-700 बच्चे हैं जैम के, मतलब टोटल, मतलब बैच अलग अलग है, क्योंकि मैं एक बार बोलता हूँ जैसे फुल पैकेज में अराउंड 300-400 बच्चे हैं, फिर बाकी मॉक टेस्ट में अलग 150-200 बच्चे हैं, उधर रिकॉर्डेड बैच में 150-200 बच्चे हैं, तो वैसे करके हैं, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बैचेज रहे हैं, तो सब मिला के लगता है जैम में 700-800 बच्चे सब मिला के हैं, डिफरेंट जो बैचेज हैं वैसा है, और क्योंकि वैसे है, मतलब टोटल तो हमारे पास 1000 बच्चों का वो है, लेकिन वो सब है जैम गेट नेट मिला के है, तो इस बार बच्चे ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि पिछले साल रैंक 2 था, 2023 में भी रैंक 2 आया था संबित का, 2024 में भी रैंक 2 आया मनोप्रिया का, तो 2025 का है तो वो फुल्ली रैंक 1-2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ जाएगा, हाँ 1 आ सकता है, हो सकता है आप में से ही कोई होगा, कोई बाहर का बच्चा कौन होगा, आप लोगों में से जो बच्चा तैयारी कर रहा है वही सब होगा, और ये वही बच्चे जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिंसियर बच्चे हैं जो अपने तैयारी में हेल्प ले रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छा करना चाहते हैं, तो इनमें से ही बच्चा होगा, ये है, तो वैसा है, तो हो जाएगा, आप में से ही कोई होगा, होपफुली आप लोग ही होंगे। थैंक यू। सर हाँ पासपोर्ट फोटो कुछ लेना होता है क्या, जैसे बीएससी के टाइम लेके गए थे एग्जाम में? क्या क्या क्या, बस पेन लेके जाना है और एडमिट कार्ड और हाँ आधार कार्ड, पेन, एडमिट बस कार्ड, 3 आधार चीज। कार्ड, बस और कुछ नहीं ले आना। स्क्रिबल पैड वो देंगे आपको, और उसमें भी अनलिमिटेड है, बाकी उनका सिस्टम रहेगा, उनका है ना, कंप्यूटर उनका है। पासपोर्ट फोटो नहीं लेना है कुछ? किसका फोटो?
पासपोर्ट फोटो उसमें लिखा नहीं एडमिट कार्ड पे लिखा है, एडमिट कार्ड पे कुछ दिखा तो नहीं था, नहीं तो बट लेके नहीं जा, ऐसा नहीं लिखा तो लेके जाने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। अगर एडमिट कार्ड पर लिखा होगा तब जरूरत है, क्योंकि वैसे खुद को कैसे मांगेंगे, बच्चों को कैसे पता लेके जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड पे जो लिखा है वही लेके जाना है, फोटो वोटो लेके जाने की जरूरत नहीं। अगर एडमिट कार्ड पर नहीं लिखा है तो लेके नहीं जाना है, ये है, ये चीज़ है। अगर आपको ओके लगता है बस। तो आप रख लो, बट एडमिट कार्ड पर जितनी चीज़ें लिखी हैं उतना ही वो मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मांगेंगे वो, क्योंकि हमें कैसे पता क्या लेके जाना है, जो बताएंगे वही तो लेके जाएंगे। तो हम क्या लेके जाएंगे, जो एडमिट कार्ड पर लिखा है। तो एडमिट कार्ड पे पढ़िए 4-5 बार, जो भी चीज़ें हैं वो हमें फॉलो करना है, जो एडमिट कार्ड पे लिखा है, बस वही। जैसे नेट के एग्जाम में पासपोर्ट साइज फोटो ले आना होता है, CSIR नेट का एग्जाम होता है, वहाँ पे तो वहाँ लिखा रहता है एडमिट कार्ड पे कि आपको फोटो लेके आना है। वहाँ कुछ थंब लगा के भी ले जाना होता है एडमिट कार्ड पे, उनका नेट वालों का होता है कि थंब इम्प्रेशन लगाना है, ये रहता है उसमें, है ना। और फोटो भी लेके जाना होता है पासपोर्ट साइज, इस तरह से रहता है। लेकिन जैम में ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, जैम में बस वही एडमिट कार्ड, पेन और आधार कार्ड आपको लेके जाना है बस। जो एडमिट कार्ड पे लिखा है आप देख लीजिए, है ना, उस पर वही फॉलो करना है, बाकी ऐसा कुछ डिमांड नहीं करेंगे वहाँ पे, है ना। ये है, ठीक है। ओके सर, हाँ थैंक अच्छा, यू सर। तैयारी कीजिए, बाकी डाउट क्लास होता रहेगा। अब थोड़े 1-2 दिन तैयारी कर लो, 1 तारीख को रेस्ट ले लेना आराम से, और अच्छा से रेस्ट लो, फिर अच्छा से एग्जाम दो, और अच्छा ही होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने तैयारी किया तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा।